हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है ज़ीशान आसिम और आप देख रहे हो इट्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में उन तमाम भाइयों के लिए एक नसीहत भी है, एक मैसेज भी है और एक कंट्री को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आप दोस्तों के सामने कि ये कंट्री आप लोगों के लिए क्यों बेहतर है, क्यों बेस्ट है रादर दैन असाइलम। और वो भाई जो यूरोप में इलीगल हो चुके हैं या जिनके कार्ड रिवोक हो चुके हैं यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से या गवर्नमेंट की तरफ से, तो उन भाइयों के लिए क्या सॉल्यूशंस हैं, क्या ऑप्शन है। और वो भाई जो पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या बांग्लादेश से आने में इंटरेस्टेड हैं यूरोप के अंदर, तो उन लोगों के लिए भी ये कंट्री कैसे बेहतर है, क्या बेनिफिट्स है इस कंट्री में, और आप लोगों के लिए क्यों ज़रूरी है कि आप इस कंट्री के ऊपर भी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करो और रिसर्च करो और होमवर्क करो इस कंट्री के ऊपर। गाइज़, बहुत से ऐसे भाइयों को मैं जानता हूँ जो कि इस वक्त मौजूद हैं यूरोप के मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ के अंदर, और वो आए तो पाकिस्तान या इंडिया से किसी वर्क परमिट के ऊपर थे, लेकिन अब जिस वर्क परमिट पे वो आए थे वो कंपनी उनको जॉब देने से इनकार कर रही है और वो कंपनी उनको कह रही है कि आप दूसरे किसी कंट्री में भाग जाओ। यानी कि कंपनी उनको कार्ड तो दे दिया, लेकिन अब वो कह रही है कि अब आप किसी और दूसरे देश में भाग जाओ। तो ऐसे में क्या होता है कि जो इमिग्रेशन होती है वो कुछ टाइम पीरियड के बाद आपका जो कार्ड होता है वो उसको ब्लॉक कर देती है, और आप उस कंट्री के अंदर कहीं भी पकड़े जाओ पुलिस के हाथों तो वो आपको डिपोर्ट कर सकती है। इसकी बेहतर मिसाल आपको मैं ये दे सकता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हंगरी में आते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल स्टडी वीज़ा के ऊपर, हंगरी में स्टडी वीज़ा के ऊपर आने के बाद जो बच्चे यूनिवर्सिटी नहीं जाते, बिल्कुल ही यूनिवर्सिटी को छोड़ देते हैं, यूनिवर्सिटी की फ़ीस भी नहीं दे रहे, यहाँ से आगे दूसरी कंट्री से भागे हैं काम करने के लिए, तो ऐसे बच्चों का जो कार्ड होता है वो इमिग्रेशन रिवोक कर देती है या टर्मिनेट कर देती है। यानी कि उस कार्ड के ऊपर आप कहीं भी पकड़े जाते हो, हंगरी के अंदर कहीं भी यूरोप के अंदर पकड़े जाते हो, तो आपको जो पुलिस के इदारे हैं वो आपको पकड़ के और डिपोर्ट कर देंगे। और हंगरी के अंदर अगर आप दोबारा आते हो और अपने उस स्टूडेंट वीज़ा को किसी दूसरी कैटेगरी में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो या उसी स्टूडेंट वीज़ा को आगे एक्सटेंड करवाने की कोशिश करते हो, तो अगर वो पीछे से रिवोक हो चुका हो तो आपको डिपोर्ट होने से कोई नहीं बचा सकता। अब गाइज़, ऐसे लोगों के लिए कौन सा कंट्री बेहतर है और ऐसे लोगों के पास क्या बेहतर ऑप्शन है कि वो किस कंट्री की तरफ मूव करें। अभी तक की सिचुएशन जो चल रही थी यूरोप में, आपको पता है कि हर बंदा 99% लोगों के माइंड में पुर्तगाल का ही ऑप्शन था कि हम पुर्तगाल चले जाते हैं और पुर्तगाल जाके हम अपनी फ़ाइल लॉक करवा देंगे। लेकिन अब रिसेंटली पुर्तगाल ने अपनी इमिग्रेशन बंद कर दी है, और अब एक बैड न्यूज़ ये भी आ रही है कि जिन लोगों की फ़ाइलें वहाँ पर लॉक थी, अब इमिग्रेशन उन तमाम लोगों को भी छानबीन करेगी कि क्या वो वाकई काम कर रहे हैं, वो वाकई पुर्तगाल में स्टे किए हुए हैं, और अगर नहीं कोई कहीं पे वो पकड़े जाते हैं तो उनको कार्ड नहीं मिलेगा। जिन लोगों के पास कार्ड आ गया, मिल गया, उन लोगों के लिए मुश्किल नहीं है, लेकिन जिन भाइयों को कार्ड नहीं मिला, उनकी फ़ाइल लॉक है, तो उन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है इमिग्रेशन पुर्तगाल की। अब ऐसे लोगों के पास सिवाय स्पेन और इटली के और कोई ऑप्शन नहीं बच जाती। और स्पेन में भी आपको पता है कि 3 साल का प्रोसेस है, 3 साल के बाद ही आपको काम की ऑफिशियली इजाज़त होती है स्पेन में। और इटली में असाइलम के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। इटली में एक और ऑप्शन भी है कि आपको इटली का वर्क परमिट मिल जाए और आप ऑफिशियली वर्क परमिट के ऊपर आप इटली मूव हो जाएं। उस वर्क परमिट को बहुत सी कंपनी ऑफ़र नहीं करती। ऐसे में आप उन्हीं लोगों के कंपनी में जा सकते हैं जो कि आपके रिलेटिव हों या आपके बहुत क्लोज़ लोग हों, और वो आपको वर्क परमिट ऑफ़र करें, और वर्क परमिट के साथ और भी कुछ डॉक्यूमेंटेशन होती है, वो मैनेज करके आप इटली मूव हो सकते हो, लेकिन वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर कौन सा कंट्री बेस्ट है? ऐसी सिचुएशन के अंदर आप दोस्तों के लिए बेस्ट है पोलैंड। अब पोलैंड मैं क्यों कह रहा हूँ कि बेहतर है, उसकी मैं अब आपको एक्सप्लेनेशन करके समझाता हूँ कि पोलैंड की इस वक्त अगर आप देखें नॉन यूरोपियन कंट्री से, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश से अपॉइंटमेंट मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर अपॉइंटमेंट मिल भी जाए तो वीज़ा डिसीजन बहुत देर से आ रहा है। उसकी मेन वजह यह है कि पोलैंड के अंदर बहुत ज़्यादा यूक्राइनी रिफ्यूजीज़ आके आबाद हो गए हैं, और यूक्राइन वॉर के बाद जो सबसे ज़्यादा रिफ्यूजीज़ आए वो पोलैंड में ही आए थे। तो पोलैंड की जो इमिग्रेशन है वो पहले यूक्रेनियन रिफ्यूजीज़ को एकोमोडेट करती है, और उसके बाद हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों को वो एकोमोडेट करते हैं, उनके वीज़ाज़ के ऊपर डिसीजन देते हैं। अब जो लोग पाकिस्तान से आना चाहते हैं या इंडिया से, उन लोगों के लिए मैं बाद में बात करूंगा। पहले मैं उनको समझा दूं कि जो लोग ऑलरेडी यूरोप में मौजूद हैं वो पोलैंड से अपना TRC कार्ड कैसे उठा सकते हैं। पोलैंड से TRC कार्ड उठाने के लिए ज़रूरी है कि आपके पास यूरोप के किसी भी कंट्री का कार्ड होना चाहिए। अब जो हंगरी ने आपका कार्ड रिवोक कर दिया या टर्मिनेट हो गया, वो पोलैंड के अंदर जो इमिग्रेशन है वो चेक नहीं कर सकती, वो सिर्फ हंगेरियन गवर्नमेंट चेक कर सकती है उसको, जब आप वीज़ा अपना एक्सटेंड करना चाहते हो या आप अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करना चाहते हो। लेकिन अगर आप पोलैंड चले जाते हो, पोलैंड में अगर आपको जॉब मिल जाती है, आप
पोलैंड में जाके जॉब कॉन्ट्रैक्ट हासिल करो। जॉब कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के बाद आप वहाँ पे अपना बैंक अकाउंट खुलवाओ। बैंक अकाउंट खुलवाने के बाद आप जाके अपने टीआरसी कार्ड अप्लाई कर सकते हो। पोलैंड में टीआरसी कार्ड आप ख़ुद भी अप्लाई कर सकते हो, यानी कि आप वहाँ पे जाके अपनी जिस कंपनी ने आपको जॉब दी है उसी कंपनी के बिहाफ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप चाहो तो आप जॉब कॉन्ट्रैक्ट और बैंक अकाउंट ये डॉक्यूमेंट्स और एकोमोडेशन प्रूफ बनवाने के बाद आप किसी प्राइवेट लॉयर की हेल्प लेके और लॉयर की हेल्प से आप अपना टीआरसी कार्ड पे अप्लाई कर सकते हो। अब इन दोनों सिनेरियो में क्या डिफरेंस है? अगर आप कंपनी के थ्रू अप्लाई करोगे तो वो कार्ड आपका तकरीबन 8-9 महीने के बाद आएगा, और अगर आप अपने प्राइवेट लॉयर के थ्रू अप्लाई करोगे तो वो कार्ड आपका 6 या 5 महीने के अंदर भी आ सकता है। और अगर आप वारसा के अलावा किसी दूसरी सिटी से अप्लाई करो तो वो कार्ड आपका 4 महीने में भी आ सकता है। तो पोलैंड में आपको थोड़ा वेट करना होगा अपना टीआरसी कार्ड हासिल करने के लिए। लेकिन पोलैंड का जो पहला कार्ड मिलता है गाइस, वो आपको 3 साल का कार्ड मिलता है, यानी कि वो 3 साल तक आप लीगल हो जाओगे। पूरे यूरोप के अंदर आप ट्रैवल कर सकते हो, पोलैंड के अंदर आप काम कर सकते हो। तो ऐसे भाईजन का कार्ड रिवोक हो चुका है, उनके लिए इटली में असाइलम करने से बेहतर है या स्पेन में उन पार्लियामेंट करवाने से भी बेहतर है कि वो पोलैंड का कार्ड उठा लें। पार्लियामेंट करवाने के बाद आपको पता है कि स्पेन में जो लोग मौजूद हैं, पार्लियामेंट करवाने के बाद उनको इतना ईजिली जॉब नहीं मिलती। जॉब मिलती भी है तो अपने देसी भाइयों के पास रेस्टोरेंट्स पे, शॉप्स पे काम मिलता है, जो कि बहुत ही यानी कि हार्ड तरीके से काम लेते हैं। मेरे पास इतने बेहतरीन अल्फाज नहीं है कि मैं आपको उर्दू में समझाऊं कि वो कैसे काम लेते हैं उनसे। बहुत ही ज़लालत की ज़िंदगी वहाँ पे गुजारनी पड़ती है उन भाइयों को जो पार्लियामेंट करवाने के बाद वहाँ पे बग़ैर डॉक्यूमेंट्स पे अपने देसी भाइयों के पास काम कर रहे होते हैं। तो ऐसे में काम करने से बेहतर है कि आप पोलैंड जाओ और पोलैंड में जाके काम करो, अपना टीआरसी कार्ड आप वहाँ से उठाओ। अब स्पेन में जहाँ पे आप इलीगल तरीके से 800-900 यूरो कमा लेते हो और उसी के अंदर ख़र्चा करना होता है, उसी टाइम पीरियड के अंदर ही आप पोलैंड में अगर आगे जॉब करते हो तो आप 800 से 1000 यूरो तक आप सैलरी आप उठा सकते हो। और इसमें बहुत सी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि आपको एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती हैं। अब पोलैंड में चलता है ज़्लोते, लेकिन मैं आपको यूरो में समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों के लिए ईजी लगे। ज़्लोते के अंदर अगर आप देखें तो बहुत सी कंपनियाँ हैं जो कि आपको 1 घंटे के 21 ज़्लोते देती हैं। बहुत सी कंपनियाँ जो कि 23 ज़्लोते भी देती हैं, इवन के 25 ज़्लोते भी बहुत सी कंपनीज़ जो कि आपको देती हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है आपकी एक्सपीरियंस के ऊपर, आपकी स्किल्स के ऊपर, लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर, और आप किस कैटेगरी की जॉब कर रहे हो। इन तमाम चीज़ों के ऊपर ये चीज़ें डिपेंड करती हैं। अब गाइज़ मैं पोलैंड के ऊपर क्यों इतना फोकस कर रहा हूँ और क्यों इतना आप लोगों को कह रहा हूँ कि आप पोलैंड के लिए आप फोकस करो। गाइज़ उसकी मेन रीज़न ये है कि पोलैंड इस वक्त बहुत ज़बरदस्त ग्रोइंग और डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन वो मज़ीद डेवलप कर रहा है अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को, इमिग्रेशन के मामलात को। तो आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन हो सकता है पोलैंड, अगर आप पोलैंड में आगे कार्ड अप्लाई करते हो। इटली और स्पेन की निस्बत भी आप अच्छे पैसे कमा लोगे। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे आगे डिलीवरी का काम करते हैं। कंपनीज़ में जो नॉर्मली यहाँ पे जॉब्स अवेलेबल होती हैं वो वेयर हाउसेज़ में जॉब्स अवेलेबल होती हैं, जो कि मेन सिटी से थोड़ा दूर होती हैं। आपको कंपनी की ट्रांसपोर्ट लेके आती जाती है वहाँ पे, और बेहतर वहाँ पे काम होता है। इतना फिज़िकली काम नहीं होता। मेन जो दिक्कत आती है लोगों को पोलैंड में वो ये कि लोग वेट नहीं कर पाते 6-7 महीने अपने कार्ड के लिए। स्पेन में वो लोग 3 साल वेट कर लेते हैं कार्ड के लिए, लेकिन पोलैंड में उनसे 6-7 महीने वेट ना हो अपने पहले कार्ड के लिए। तो आपको वेट करना होगा अपने पहला कार्ड उठाने के लिए, और जब आपको कार्ड मिल जाएगा तो वो कार्ड आपका 3 साल का होगा और 3 साल तक आप यूरोप में ट्रैवल कर सकते हो विदाउट किसी बैरियर्स के। अब गाइज़ आपको ये बताते चलूँ कि जो अभी पोलैंड से सही लोग फ़ायदा उठा रहे हैं वो अफ्रीकन लोग हैं। इस वक्त जितनी भी कंपनीज़ हैं वेयर हाउसेस पोलैंड के अंदर, उनमें मोर दैन 80% जो वर्कर्स हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ से यहाँ पे आके आबाद हुए हैं। और अफ्रीका के जो लोग हैं वो डायरेक्टली अफ्रीका से भी आ रहे हैं, और यूरोपियन कंट्रीज से वो जो स्टूडेंट्स वीज़ा पे लोग आए हुए हैं ऑलरेडी, जो अपनी यूनिवर्सिटी की फीसें अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो तमाम लोग भी अब पोलैंड मूव हो गए, क्योंकि पोलैंड इस वक्त एक बहुत ज़बरदस्त ग्रोइंग कंट्री है गाइस। और जो पोलैंड के अंदर इस वक्त आपको सैलरीज़ मिल रही हैं वो बड़े कंट्रीज़ के अकॉर्डिंग आपको सैलरीज़ मिल रही हैं। इटली और स्पेन की निस्बत अगर आप देखें तो सेम वैसी ही सैलरीज़ हैं। हमारे लोगों का मसला ये है कि जब वो आते हैं यूरोप तो उनके माइंड में यूरोप जो है वो फ्रांस है, स्पेन है, इटली और जर्मनी है, बस। इसके अलावा यूरोप ख़त्म है और कोई कंट्री यूरोप में नहीं आती। उनका माइंड यही होता है कि बस हम किसी तरीके से असाइलम कर दें जर्मनी में, इटली में असाइलम कर दें, स्पेन में पार्लियामेंट करवा दें और हमने वहीं पर रहना है। इवन कि अगर आप उसी की अकॉर्डिंग थोड़ा सा अगर स्टडी करो और देखो तो आप उससे कहीं ज़्यादा पैसे दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ में भी अर्न कर सकते हो, या तकरीबन सेम पैसे अर्न कर सकते हो। आपको हार्ड वर्क तो हर कंट्री में ही करना होगा, बगैर काम के तो आपको कोई कंट्री पे पैसे नहीं देगा। तो अगर आप काम कर सकते हो
और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं है, आप इलीगल हो जाओगे, तो पोलैंड आपके लिए बहुत बढ़िया ऑप्शन है ऐसे सिचुएशन के अंदर। अब इसमें आपको बताते चलूँ कि पोलैंड में पीआर की क्या सिचुएशन है। गाइज़, अगर आप लीगली 5 साल तक पोलैंड में स्टे कर लेते हो और आपका टैक्स गया हो फुल टाइम पे 5 साल का, तो आप पोलैंड की पीआर भी उठा सकते हो। इसके बाद जो आपको बता दिया है कि पहला कार्ड आपको 3 साल का मिलेगा, और पहले कार्ड के लिए आपको तकरीबन मिनिमम 4 महीने और मैक्सिमम आपको 8-9 महीने तक वेट करना पड़ सकता है। 4 महीने उस सिनेरियो में कि आपने वारसा के अलावा छोटे किसी सिटी में अप्लाई की हो अपना टीआरसी कार्ड, और किसी लॉयर के थ्रू अप्लाई किया हो, तो वो बहुत जल्दी आ जाता है। और लेट इसलिए आता है कि आपने कंपनी के थ्रू अप्लाई किया है और किसी ऐसे सिटी में अप्लाई किया है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब आखिर में उन भाइयों को बताते चलूँ कि जो इंडिया पाकिस्तान से आना चाहते हैं, तो भाइयों, अगर आपने किसी एजेंट के द्वारा अप्लाई करना है पोलैंड का वर्क वीज़ा, तो आप अपने माइंड में तकरीबन 8-9 महीने का टाइम रख लो, क्योंकि अपॉइंटमेंट मिलना और फिर उसके बाद वीज़ा आने के अंदर आपका ये सारा इतना टाइम लग जाएगा। एजेंट आपको कह देगा 2-3 महीने, लेकिन असल में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, उससे काफ़ी ज़्यादा लगेगा। अच्छा गाइज़, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये कि अगर आपको पोलैंड में जॉब सर्च करने में कोई हमारी हेल्प चाहिए, अगर आप यूरोप में ऑलरेडी मौजूद हो और आप पोलैंड के अंदर जाके अपने टीआरसी कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, उसमें हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आपको किसी किस्म की कोई भी हेल्प चाहिए पोलैंड में जॉब के हवाले से या पोलैंड में टीआरसी कार्ड अप्लाई करने के हवाले से, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जैसे ही मेरी टीम के पास या मेरे पास टाइम होगा, हम आपको उसी वक्त रिस्पॉन्स करेंगे। बहुत बढ़िया एक आपको पैकेज मिलेगा जिसके अंदर आप पोलैंड में जाके अपने टीआरसी कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि पोलैंड के हवाले से आप भाइयों के साथ शेयर करनी थी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप भाइयों के लिए टाइम निकाल के वीडियो बनाइए। और कोई भी क्वारी हो इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, मैसेंजर पे आप पूछ सकते हो। और अगर आप मेरे साथ 1-to-1 कॉल बात करना चाहते हो, तो इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आपको अपॉइंटमेंट बुक करनी होगी और मैं ख़ुद कॉल करूँगा आपको। इसी के साथ आप ज़ीशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।